ग्रोसरी बिल पिछले महीने से ज्यादा था। तो सरकार कह रही है इन्फ्लेशन 3.93% पर है, यानी कि कंट्रोल में है। और आप सोच रहे हो भाई ये कैसा कंट्रोल है? और ये सिर्फ ग्रोसरी बिल की बात नहीं है। दाल 7% महंगी हो गई, टमेटोज 45% महंगे हो गए। CFPI यानी कि कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन 4.78% पर है। तो ये 3.93% का नंबर आखिर आया कहां से? इस मिस्ट्री का जवाब जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है और आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, नंबर्स के साथ, लॉजिक के साथ और एग्जाम एंगल के साथ भी। मैं हूं डॉक्टर कृतिका और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक लेंस और ये है सीरीज का तीसरा एपिसोड। आखिर इंडिया में चल क्या रहा है? इस सीरीज में हम इंडिया की इकोनॉमी के उन सवालों को उठाते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं और सीधा जवाब देते हैं नंबर्स के साथ, लॉजिक के साथ। आज एपिसोड 3 में हम जानेंगे CPI का सच, बेस इफेक्ट का इल्यूजन और UPSC, UGC नेट और RBI ग्रेड बी के लिए इसको कैसे यूज करें। अगर आप UPSC, UGC नेट या RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एपिसोड स्क्रीनशॉट करने वाला है। सबसे पहले एक बात क्लियरली समझते हैं, CPI आखिर मेजर क्या करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक इमेजिनरी शॉपिंग बास्केट है। गवर्नमेंट हर महीने इसी बास्केट के दाम चेक करती है। जब बास्केट महंगी होती है तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इंडिया में ये बास्केट 358 आइटम्स की है। उन्हें 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हर आइटम का एक अपना वेट है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है वो एक आम आदमी के लिए। फूड का वेट सबसे ज्यादा है। अब CPI का नंबर कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक बेस ईयर चूज करो, जैसे आज से 1 साल पहले, और उस साल के इंडेक्स को 100 मान लो। अब इस साल के प्राइसेस को उस बेस के साथ कंपेयर करो। जितना परसेंट बढ़े वही हमारा इन्फ्लेशन रेट है। और यही फॉर्मूला समझना जरूरी है क्योंकि इस फॉर्मूला में वो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स वही बेस है। अगर वो बेस बहुत हाई था तो सेम प्राइस होने के बाद भी इन्फ्लेशन परसेंटेज हमें छोटा ही दिखेगा। यही बेस इफेक्ट है। फरवरी 2026 में कुछ हुआ जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया, लेकिन इसका डायरेक्टली असर पड़ा इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर्स पर। मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने CPI की एक नई सीरीज लॉन्च की। नई सीरीज का बेस ईयर बदला। पुरानी सीरीज का बेस ईयर था 2012। नई सीरीज का बेस ईयर है 2024। लेकिन सिर्फ बेस ईयर नहीं बदला, बास्केट में जो आइटम्स हैं उनके वेट्स भी बदले और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड सीरीज में जब 2012 में बास्केट बनाई गई थी तब फूड एंड बेवरेज का वेट था 42.62%। नई सीरीज में 2023-24 के हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा यूज किया गया और ये डेटा क्या कह रहा है? अब इंडियंस अपनी इनकम का सिर्फ 36.75% फूड पर खर्च करते हैं। ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया बदल गया है। 2012 से 2024 के बीच इंडियंस की इनकम बढ़ी, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी और डिजिटल स्पेंडिंग बढ़ी। एक सिंपल इकोनॉमिक लॉ है, एंगल्स लॉ, जो कहता है जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ही फूड पर खर्च होने का उसका प्रपोर्शन कम हो जाता है। अब ये CPI बास्केट चेंज का इन्फ्लेशन नंबर पर क्या असर पड़ता है, समझते हैं एक सिंपल लॉजिक से। अगर फूड का वेट CPI में कम है तो फूड के दाम बढ़ने पर CPI उतना नहीं बढ़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर फूड प्राइसेस 10% बढ़े, ओल्ड सीरीज में फूड का वेट था 42.62%, तो हेडलाइन CPI पर जो असर होगा वो होगा 4.262 परसेंटेज पॉइंट्स का। लेकिन न्यू सीरीज में फूड का वेट है 36.75%, तो
सेम 10% फूड राइस से हेडलाइन सीपीआई सिर्फ 3.675 पॉइंट्स मूव करेगा। अब वो कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है और जो डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि 3.93% की फिगर एक्चुअली में आई कहां से, बेस इफेक्ट। और इस बार हम इसे रियल सीपीआई इंडेक्स नंबर से समझेंगे, ऑफिशियल मॉस्पी डेटा से। सीपीआई 2024 सीरीज में बेस ईयर 2024 इज इक्वल्स टू 100 माना गया है। मतलब 2023-24 में एवरेज प्राइसेस को 100 माना गया। ये एक रेफरेंस पॉइंट है। अब देखते हैं मई 2026 में इंडिया का जनरल सीपीआई कंबाइंड इंडेक्स था 105.91 और अप्रैल 2026 में वो था 105.12। मतलब एक महीने में इंडेक्स 105.12 से 105.91 हो गया और ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अब 3.93% का नंबर कहां से आया? ये ईयर ऑन ईयर फिगर है। मई 2026 का इंडेक्स मई 2025 के इंडेक्स से कंपेयर किया गया है। मई 2025 का इंडेक्स मॉस्पी की बैक सीरीज डेटा में अवेलेबल है। इस टेबल में जो दिखता है वो है मई 2026 का इंडेक्स 105.91, अप्रैल 2026 का इंडेक्स 105.12। मंथ ऑन मंथ चेंज सिर्फ 0.79 पॉइंट्स का है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 3.93% का है, क्योंकि मई 2025 में प्राइसेस इस लेवल पर नहीं थी। अब यहाँ असली ट्विस्ट है। ये सेम प्राइसेस मई 2026 में अगर हम ओल्ड 2012 सीरीज के फॉर्मूला से कैलकुलेट करते तो क्या यही इन्फ्लेशन रेट होता? ओल्ड सीरीज में फूड का वेट 42.62% था, नई सीरीज में 36.75% है। इसलिए सेम ग्रोसरी प्राइसेस होने के बावजूद नई सीरीज में हेडलाइन नंबर कंपैरेटिवली कम दिख रहा है। प्राइसेस एक्चुअली में तो बढ़ रहे हैं, but the way we measure it has changed drastically. ये कोई गलत काम नहीं है, ये स्टैटिस्टिकली नेसेसरी था। 2012 की कंजम्पशन पैटर्न्स 2026 में वैलिड नहीं रहे थे। बेस रिवीजन ग्लोबली रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, लेकिन इसका ये मतलब है कि 2025 से पहले के नंबर्स और 2026 के बाद के नंबर्स सीधे कंपेयर नहीं किए जा सकते। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर 2 के लिए ये लास्पेरी प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। सीपीआई एक फिक्स्ड बेस लास्पेरी इंडेक्स है। क्वांटिटीज फिक्स्ड रहती हैं बेस ईयर की और करंट ईयर में उनका कॉस्ट कैलकुलेट होता है। जब बेस ईयर बदलता है तो क्वांटिटीज भी रीसेट होती हैं, इसीलिए अलग नंबर्स आते हैं। अब हम देखते हैं नंबर्स कुछ ऑफिशियल सोर्सेज से। जनवरी 2026 से मई 2026 तक 5 महीने लगातार सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जनवरी में वो था 2.75%, फरवरी में 3.21%, मार्च में 3.40%, अप्रैल में 3.48% और मई 2026 में वो पहुंच गया 3.93%। ये नई 2024 बेस सीरीज का अभी तक का सबसे हाई नंबर है, लेकिन 3.93% से ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। मई 2026 में फूड इन्फ्लेशन था 4.78%, हेडलाइन इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा। मतलब आपकी थाली वाली चीजें, वेजिटेबल्स, दाल, सीरियल्स, वो हेडलाइन नंबर से ज्यादा तेजी से महंगी हो रही हैं। और यहाँ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा है अर्बन इन्फ्लेशन से। रूरल सीपीआई जनरल 4.25% पर है, अर्बन 3.53% पर। इसका मतलब विलेजेस में रहने वाले लोगों को सिटी में रहने वाले लोगों से ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई का मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट 4% है, बैंड 2% से 6% के बीच है।
रूरल इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4.25% पर है, मतलब टारगेट से काफी ऊपर, और ये ट्रेंड जनवरी से कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है। रुको, तो सीधा पूछते हैं, क्या ये सब सिर्फ मैथमेटिक्स की बात है या एक्चुअल में भी प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं? दोनों ही बातें सच हैं एक साथ, और यही इस एपिसोड की असली इनसाइट है। CPI एक एवरेज है 358 आइटम्स का। हर आइटम का वेट अलग है। कुछ आइटम के प्राइसेस अगर गिरते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो कुछ आइटम के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स। जब आप सब मिक्स करते हैं तो एक वेटेड एवरेज वैल्यू आपको मिलती है, तो वो जो नंबर आता है उसकी वैल्यू है 3.93%। और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन इस साल कंपैरेटिवली स्टेबल रहा 3.5% के आसपास। इसका मतलब डिमांड साइड इकोनॉमी ठीक चल रही है, लेकिन फूड और फ्यूल ये सप्लाई साइड शॉक से प्रभावित हो रहे हैं, और सप्लाई साइड शॉक्स पर मॉनेटरी पॉलिसी का लिमिटेड कंट्रोल होता है। तो आपको क्यों ज्यादा महंगाई फील हो रही है? क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, आप एक स्पेसिफिक बास्केट खरीदते हैं, आप फूड पर ज्यादा स्पेंड करते हैं देन द CPI बास्केट सजेस्ट, स्पेशली अगर आप लोअर इनकम ब्रैकेट में हैं या रूरल एरिया में हैं। अब सीधा सवाल, फूड इन्फ्लेशन 4.78% क्यों है? इसके 3 प्राइमरी रीजंस हैं। 3 क्लूज, इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला क्लू, मॉनसून और सप्लाई डिस्ट्रप्शन। इंडिया में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, इनकी सप्लाई डायरेक्टली मॉनसून पर डिपेंड करती है। जब मॉनसून वीक होता है या अनइवन होता है तो क्रॉप प्रोडक्शन भी गिर जाती है, सप्लाई कम हो जाती है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। 2025-26 में मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन था, ओवरऑल 8% अबव नॉर्मल था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और कुछ रीजन्स में डेफिशिएंसी भी देखने को मिली। ये रीजनल डेफिसिट ने वेजिटेबल्स और पल्सेस की सप्लाई को लोकली हिट किया। दूसरा क्लू, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और क्रूड ऑयल। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट 2026 में क्रूड ऑयल प्राइसेस को हाई रखने के एक मेजर रीजन बना। ब्रेंट क्रूड ऑयल USD 97 पर बैरल के ऊपर गया। इंडिया लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। महंगा क्रूड मतलब महंगा ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट महंगा होने से वेजिटेबल्स जो नासिक से दिल्ली आती हैं, दाल जो महाराष्ट्र से बंगाल जाती हैं, उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। फाइनल इम्पैक्ट, आपकी थाली में ये कॉस्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड प्राइसेस। तीसरा क्लू, रुपी डेप्रिसिएशन और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। जब FII आउटफ्लोज बड़ी मात्रा में होते हैं, जैसे कि हमने एपिसोड 2 में देखा, तो रुपी कमजोर हो जाता है। 2026 में रुपी अप्रोक्सीमेटली 95 पर डॉलर के आसपास रहा। कमजोर रुपी मतलब इंपोर्ट्स महंगे होते हैं। इंडिया एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट करता है। जब ये महंगे होते हैं तो किसान की कॉस्ट भी बढ़ती है, और वो कॉस्ट इवेंचुअली आप तक पहुंचती है ग्रोसरी के बिल में। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर फूड इन्फ्लेशन 4.78% पर है, रूरल इन्फ्लेशन 4.25% पर है, तो RBI आखिर कर क्या रहा है? जून 5, 2026 को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई। रेपो रेट, वो इंटरेस्ट रेट जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है, 5.25% पर होल्ड किया गया। तीसरे कंसेक्यूटिव मीटिंग, कोई चेंज नहीं, स्टांस न्यूट्रल रखा, डिसीजन यूनानिमस था। RBI ने आखिर ये रेट क्यों होल्ड किया? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन लार्जली सप्लाई साइड है
और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स डिमांड साइड इन्फ्लेशन पर काम करते हैं। रेट हाइक करो, लोग लेस बोरो करते हैं, लेस स्पेंड करते हैं, डिमांड गिरती है, प्राइसेस मॉडरेट होते हैं। लेकिन क्या रेट हाइक से मॉनसून ठीक हो जाएगा? नहीं। क्या रेट हाइक से क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा? नहीं। सप्लाई साइड शॉक्स पर इंटरेस्ट रेट का लिमिटेड कंट्रोल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा? आरबीआई की नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग्स हैं अगस्त 2026 और अक्टूबर 2026 में। आरबीआई 3 चीजें ट्रैक करेगा: मॉनसून का फाइनल डेटा, क्रूड ऑयल का ट्रेंड और पास थ्रू लैग, मतलब जो कॉस्ट इंक्रीजेस सप्लाई चेन में हमें अभी देखने को मिल रहे हैं वो अगले 3-4 महीने में रिटेल इन्फ्लेशन में दिखेंगे। अगर फूड इन्फ्लेशन 5% से भी ऊपर चला जाए और मॉनसून डेफिसिट हो तो अक्टूबर मीटिंग में हॉकिश स्टांस पॉसिबल है। अब ये हॉकिश स्टांस क्या होता है ये हम जल्द ही समझेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसका आप पर सीधा असर क्या पड़ सकता है। पहला, इंपोर्ट्स महंगे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोल, कुकिंग गैस, रुपी वीक होने से इनकी प्राइसेस बढ़ेंगे। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म एसआईपी कर रहे हो, मार्केट फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। तीसरा, एफडी और सेविंग अकाउंट्स के रिटर्न्स अभी स्टेबल हैं क्योंकि रेट कट नहीं हुआ। अगर आपने रिसेंटली एफडी लॉक की है 6.5 से 7% के इंटरेस्ट रेट पर तो ये रिटर्न अभी के लिए सेफ है। अब इसको क्विकली एग्जाम एंगल से भी समझ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बेस इफेक्ट, सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई का डिफरेंस और नए बेस ईयर की टर्मिनोलॉजी, ये सब डायरेक्ट एमसीक्यू टेरिटरी है। एग्जाम्पल क्वेश्चन, सीपीआई 2024 सीरीज में फूड का वेट क्या है? आंसर इज 36.75%। पुरानी 2012 सीरीज में द आंसर इज 45.86%। यूपीएससी मेंस जीएस3 के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करो। फूड इन्फ्लेशन का क्या कारण है इंडिया में, सप्लाई साइड फैक्टर्स कवर करिए, मॉनसून, क्रूड ऑयल, रुपी, फिर मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशन को एक्सप्लेन करिए, रेट हाइक से सप्लाई शॉक कंट्रोल नहीं होता, फिर पॉलिसी रिस्पॉन्स डिस्कस करिए जहां पे आप बात करेंगे बफर स्टॉक की, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की और इंपोर्ट ड्यूटी एडजस्टमेंट्स की। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए ये कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली सिलेबस में है। लैस्परेस प्राइस इंडेक्स, एंगल्स लॉ, बेस ईयर रिवीजन, हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो एग्जाम में बहुत आता है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का फर्क। डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर लेवल पर प्राइसेस ट्रैक करता है, सीपीआई कंज्यूमर लेवल पर। आरबीआई ग्रेड बी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्लियरली याद रखिए। रेपो रेट से रिटेल प्राइसेस तक की पूरी चेन और सबसे इंपॉर्टेंट कोर वर्सेस हेडलाइन इन्फ्लेशन का डिफरेंस, और क्यों आरबीआई कोर इन्फ्लेशन को ज्यादा सीरियसली लेता है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस में। तो समरी, इन्फ्लेशन 3.93% पर है लेकिन ग्रोसरी बिल महंगा है। दोनों ही बातें सच हैं क्योंकि सीपीआई एक एवरेज है, फूड का वेट नई सीरीज में कम हुआ है और बेस इफेक्ट से नंबर ऑप्टिकली स्मॉलर दिखता है। फूड इन्फ्लेशन एक्चुअली 4.78% पर है सप्लाई साइड शॉक्स की वजह से, जैसे कि मॉनसून, इंक्रीज क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड रुपी डिप्रिसिएशन। आरबीआई होल्ड पर है क्योंकि सप्लाई शॉक्स पर मॉनेटरी पॉलिसी का लिमिटेड कंट्रोल है, इसीलिए रेपो रेट को भी स्टेबल रखा गया है और आगे के लिए मॉनसून, क्रूड ऑयल बहुत अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा और अक्टूबर की एमपीसी मीटिंग में ये सब देखने के बाद ही मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस क्या होगा ये आरबीआई फाइनल करेगा। अगले एपिसोड में एक और फैसिनेटिंग मिस्ट्री, इन्फ्लेशन अगर गिर रहा है तो आपके इंटरेस्ट रेट्स भी गिर रहे हैं और फिर भी आपकी ईएमआई फॉल क्यों नहीं कर रही। ये आंसर जेन्युइनली सरप्राइजिंग है और इसमें बैंकिंग सिस्टम का एक इंटरेस्टिंग एंगल है जो बहुत कम लोग ऑनेस्टली समझते हैं और ये आरबीआई में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक भी है।
अगर ये सीरीज आपके काम आ रही है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे जो बहुत कम लोग ऑनेस्टली समझते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि आरबीआई अक्टूबर में रेट हाइक करेगा या नहीं? This was Dr. Kritika and you were watching the Economic Lens. Like, follow, share and subscribe for more such content.